हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आयुर्वेद चैनल पर रिसर्च सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस में जो थर्ड पॉइंट है रिसर्च का, रिसर्च इन आयुर्वेद, स्कोप, नीड, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी, उसी के बारे में चैप्टर है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो सबसे पहले स्कोप फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद। स्कोप फॉर रिसर्च मतलब आप आयुर्वेद में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा टॉपिक हैं आयुर्वेद में। आपके जब आप पीजी करेंगे तो आपके जो गाइड हैं, आपके को गाइड हैं, वो आपको अच्छे से बताएंगे, सीनियर्स आपको अच्छे से बताएंगे कि आप कौन सी फील्ड में या फिर कौन से टॉपिक पे अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, या फिर जो करंट सिचुएशन चल रही है आप उस पर भी अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। तो स्कोप फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद जो कॉमन चीज़ है, जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जो नए स्कॉलर्स हैं या फिर अभी आप जब बीएमएस कर रहे हैं तो आपकी समझ के लिए सिर्फ ये जो है टॉपिक लिया गया है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप किस किस चीज़ पे आयुर्वेद में रिसर्च कर सकते हैं। देखिए, इसमें थ्योरेटिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल और क्लिनिकल रिसर्च, तीन टाइप की आप रिसर्च कर सकते हैं आयुर्वेद में, जिसमें थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल और क्लिनिकल रिसर्च आती है। थ्योरेटिकल मतलब आप किसी थ्योरी को सेट कर देते हैं या फिर कोई थ्योरी में जो चीज़ें दी गई हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं आयुर्वेद के, उनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब कोई भी आपका ड्रग दिया गया हो या फिर कोई भी किसी चीज़ पे भी आपको एक्सपेरिमेंट करना हो, आपको लग रहा हो कि आयुर्वेद में ये चीज़ जो लिखी गई है इस पर हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। फिर क्लिनिकल रिसर्च वो आती है जैसे आपकी कोई दवाई बताई गई है, कोई मेडिसिन बताई गई है, कोई औषधि बताई गई है, कोई योग अधिकार बताया गया है किसी डिसीज से रिलेटेड, तो वो आप अपने क्लिनिकल रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हैं। तो तीन टाइप की रिसर्च हो जाएगी, थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल और क्लिनिकल रिसर्च, अगर आप आयुर्वेद में रिसर्च करना चाहते हैं। अब आगे देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं कि थ्योरेटिकल में आप मान लीजिए आप थ्योरेटिकल रिसर्च करना चाहते हैं तो आप किस चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंटल करना चाहते हैं तो किस पे कर सकते हैं, या फिर क्लिनिकल करना चाहते हैं तो उसके एक दो एग्जाम्पल्स हैं कि आप किस पे रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए थ्योरेटिकल रिसर्च। Theoretical research is the fundamental principle of Ayurveda, has a potential for vast paradigm shift in the health sector। अब जैसे अगर आप रिसर्च करेंगे दोष पे, धातु पे, मल, अग्नि, आवरण और आम, अगर इन चीज़ों में से अगर आप किसी पे भी अपना रिसर्च करते हैं या फिर इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के कोई नया डाटा निकाल के लेकर आते हैं, कुछ अच्छी चीज़ आप वैलिड चीज़ निकाल के लेकर आते हैं, तो वो एक आदर्श स्थापित कर देगा ग्लोबल वर्ल्ड में या हेल्थ सेक्टर में कि हम दोष, अगर आपने मान लीजिए दोष पे काम करा, आपने कॉन्सेप्ट ऑफ दोष पे काम करा और आपने उसको जो है मॉडर्न से रिलेट करके या फिर वात पित्त कफ को मॉडर्न की साइंस से रिलेट करके आप कुछ नई रिसर्च लेकर आए हैं, तो वो हो सकता है कि आपकी रिसर्च एक आदर्श स्थापित कर दे हेल्थ सेक्टर में। उसके बाद से जो आगे की रिसर्च है वो इस पर होने लगे, या फिर उसके बाद जो हमें डिसीजेस देखने का तरीका है या फिर हमें दोष जो है, दोष धातु मल जो भी आप ले सकते हैं, उनको देखने का तरीका बदल जाए। तो इस तरीके से थ्योरेटिकल रिसर्च हो सकती है आयुर्वेद में। तो ये स्कोप है आयुर्वेद के अंदर आप क्या रिसर्च कर सकते हैं। फिर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो है उसमें आता है वेरियस एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डन इन आयुर्वेद यूजिंग मोड्स ऑफ एविडेंस एक्सप्लेन इन आयुर्वेदिक टेक्स्ट लाइक। अब देखिए इसमें एग्जांपल है प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान, त्रिविध परीक्षा, दशविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा। आप त्रिविध परीक्षा ले लीजिए, ठीक है। आप त्रिविध परीक्षा उठा के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि तीन जो परीक्षाएं होती हैं उसमें क्या क्या आता है और आप उसे मॉडर्न से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर उस पर आप क्या रिसर्च कर सकते हैं, उसमें आप क्या नया बता सकते हैं, उसको आप ग्लोबली कैसे दिखा सकते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को भी लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इनको रिसर्च टॉपिक बना सकते हैं अपना। फिर आता है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में आपके आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब आप अपनी ओपीडी में बैठे हैं, आपके पास पेशेंट आए, आपने उनको कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया, या फिर आपने मान लीजिए कोई डायबिटीज़, आपने टॉपिक लिया अपना डायबिटीज़ के ऊपर, आपके जो पेशेंट है आपने उनको कलेक्ट करना शुरू करा, फिर पेशेंट को आपने एक पर्टिकुलर मेडिसिन देना शुरू करा, तो वो हो जाएगा हमारा क्लिनिकल ट्रायल। उसके बाद जो आपके रिजल्ट आएंगे वो जो आप करेंगे दवाई देने से, दवाई बनाने से लेके और दवाई के रिजल्ट आने तक, वो होता है हमारा क्लिनिकल रिसर्च। तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनका स्कोप है, जिनके ऊपर आप क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं। जैसे क्यूरेटिव एक्सपेक्ट, प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव, तीन एक्सपेक्ट बता रखे हैं। अगर आपको क्यूरेटिव एक्सपेक्ट लेना है, मान लीजिए आपको किसी को क्योर करना है, प्रोमोटिव मतलब
जो स्वस्थ हैं ऑलरेडी उनको प्रमोट करना, उनके स्वास्थ्य को प्रमोट करना, वो हो जाएगा हमारा प्रोमोटिव एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च। और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट मतलब ये भी स्वास्थ्य का ही आएगा, ये हो जाएगा कि आपको हेल्थ को मतलब जो स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करना है, वो हो जाएगा प्रिवेंटिव, कि आपको डिसीज़ को प्रिवेंट कैसे करना है। तो आप ये 3 चीज़ ले सकते हैं। जैसे क्यूरेटिव में एग्जांपल दे रखा है एफिकेसी ऑफ चित्रकादि वटी इन गृहिणी। कोई गृहिणी का पेशेंट आया, आप उसको चित्रकादि वटी दे रहे हैं, फॉलोअप ले रहे हैं अच्छे से, पूरा आपका रिसर्च अच्छे से चल रहा है, तो हो जाएगा हमारा क्यूरेटिव एक्सपेक्ट, मतलब आप क्योर करने के लिए अपना ट्रायल चला रहे हैं। प्रोमोटिव एक्सपेक्ट होता है कि आप रसायन और वाजीकरण जो है औषधियाँ वो दे रहे हैं किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, स्वास्थ्य को प्रमोट करने के लिए आप रसायन वाजीकरण औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं और उसके ऊपर रिसर्च करके अपना ट्रायल चला रहे हैं। प्रिवेंटिव एक्सपेक्ट हो जाएगा अगर आप किसी को, कोई भी व्यक्ति है उसको आप रोज़ योगा करा रहे हैं, योगा के बाद उसके स्वास्थ्य की जो है वो रक्षा हो जाएगी। उसको आप देखेंगे रिसर्च में कि आप उसको क्या चेंजेस नज़र आए उसे अपने लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद, या फिर हाइजीन मेंटेन करने के बाद क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं उसे अपने आप में, तो ये भी आपका रिसर्च के अंदर इंक्लूड होगा। तो ये है हमारा स्कोप ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, मतलब आयुर्वेद के टेक्स्ट में ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताए गए हैं, ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। और रिसर्च वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी रिसर्च करना चाहते हैं। थ्योरेटिकल करना चाहते हैं तो आप अपने प्रिंसिपल्स लेके करिए, आयुर्वेदा के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लेके करिए, उनको आज के परिप्रेक्ष्य में ढालिए, उनको कुछ ऐसा कंपैरिजन करिए जिसको ग्लोबली जो लोगों को समझ में आए, या फिर कोई नई चीज़ उसमें से निकल कर आए। फिर आप अपना दूसरा एक्सपेरिमेंटल कर सकते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं आप, त्रिविध परीक्षाएं हो गई, दशविध या अष्टविध परीक्षाएं हो गई, उनमें कोई एक्सपेरिमेंट निकाल के लेकर आइए कि आप इस एक्सपेरिमेंट से या फिर इस मशीन से आप इसके चीज़ों को मतलब एग्जामिन कर सकते हैं, आप इसकी परीक्षा कर सकते हैं। किसी भी पेशेंट की आपको अष्टविध परीक्षा करनी है मान लीजिए, तो आप उसके लिए कोई नई टेक्निक ढूंढ के लेकर आइए जिससे अष्टविध परीक्षाएं बहुत आसानी से हो जाएं, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में आप डायरेक्टली पेशेंट से डील करते हैं, पेशेंट को आप मेडिसिन देते हैं, ट्रायल होता है, वो हो जाएगा हमारा क्लिनिकल रिसर्च। अब नीड फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद, अगर आप आयुर्वेद में रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी है कि आप आयुर्वेद में रिसर्च क्यों करें। मैंने आपको पहले पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आयुर्वेद जो था, उसमें ये था कि जो संहिताएं थी या फिर जितने भी हमारे आचार्य हैं उन्होंने जो सब कुछ लिखा है वो रिसर्च करने के बाद ही लिखा है। लेकिन आज हमें फिर से दोबारा उस चीज़ पर रिसर्च करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, क्योंकि हम जो आयुर्वेद को है वो ग्लोबली एक्सेप्ट कराना चाहते हैं कि हाँ हमारे आयुर्वेद में वो पोटेंशियल है कि हम डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं, या फिर हमारे आयुर्वेद में पोटेंशियल है कि हम डिसीज़ को आज के परिप्रेक्ष्य में कंपैरिजन करके, या फिर जो संहिताओं में हमारे लिखा था वो सब सही है, या फिर हम उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसलिए हमको रिसर्च करके दिखानी पड़ेगी या फिर रिसर्च करनी पड़ेगी आयुर्वेद में। अब इसमें पहला पॉइंट देखिए, टू रिव्यू एंड रिवाइव द क्लासिकल लिटरेचर ऑफ आयुर्वेद टू एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आयुर्वेद। वही है, या तो आप रिव्यू कर रहे हैं या फिर उसको दोबारा से यूज़ कर रहे हैं जो आपके क्लासिकल लिटरेचर में जो आयुर्वेद के लिखा हुआ है। टू डेवलप एविडेंस बेस्ड सपोर्ट ऑन द एफिकेसी ऑफ आयुर्वेद प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिसेस, जितनी भी आयुर्वेद की प्रैक्टिसेस हो रही हैं या प्रोडक्ट्स जो हैं उनको एविडेंस के साथ आप ग्लोबली दिखाएंगे कि हाँ ये एविडेंस है इसके साथ और ये ऐसे काम करता है, या फिर ये इतना इफेक्टिव है और इसके साथ इसका एविडेंस ये रहा। फिर नेक्स्ट है टू जनरेट डाटा ऑन सेफ्टी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल फॉर आयुर्वेद प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिसेस। अब जितने भी आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें उनकी सेफ्टी, स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी आपको रिसर्च करना पड़ता है। ये रिसर्च ऐसे ही एलोपैथी में भी होती है, सेफ्टी, स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। ऐसे हम आयुर्वेद में करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के लिए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट इतना सेफ है, या फिर इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, इसकी डोज को सेट करने के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा। और इसकी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है, या फिर कौन सा हमने ड्रग अच्छी क्वालिटी का यूज़ करा है, तो उस सब को मेंटेन करने के लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रिसर्च के बाद ही आप एक डाटा जनरेट कर पाएंगे इन चीज़ों को लेकर। टू इवेल्युएट एफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस फॉर्मुलेशन डिस्क्राइब्ड इन द पर्टिकुलर कंडीशन। अब बहुत सारी जो फॉर्मुलेशंस दी गई हैं, हमारी औषध जो योग दिए गए हैं, उनको इफेक्टिवनेस को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो ट्रायल में लाने पड़ेंगे, आपको पेशेंट्स को देने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कितने इफेक्टिव हैं या फिर कितने इफेक्टिव नहीं हैं।
टू असेस इफेक्टिवनेस ऑफ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ थेरेपी प्रोवाइडेड टू पेशेंट। अब किसी कोई ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं पेशेंट को, तो उसको भी आपको रिसर्च करके उसको पेशेंट को दे के और बहुत सारे फॉलोअप्स लेके या फिर बहुत सारे पेशेंट्स को दे के ही आपको पता चलेगा कि हाँ हम इसको मतलब ये जो थेरेपी है ये हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है, या फिर इस थेरेपी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आगे पेशेंट को जब दी जाती है। टू अपग्रेड आयुर्वेद टाइम टू टाइम कीपिंग इन व्यू द न्यू डिसीज एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम डेवलपिंग डे बाय डे इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ डिसीज। अब इसमें आता है कि आपको आयुर्वेद को अपग्रेड करने के लिए भी, आपको टाइम टू टाइम आयुर्वेद को अपग्रेड करने के लिए भी रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है उसमें कुछ औषधियाँ मिल रही हैं, कुछ नहीं मिल रही हैं, कुछ डोज जो सेट करी गई हैं वो आज के परिप्रेक्ष्य में वो सही नहीं है, या फिर अभी जो हमारा जो बल है, जो अग्नि बल चल रहा है या फिर शरीर बल है, उसके अकॉर्डिंग वो डोज ज़्यादा हो जाती है। तो उसको सेट करने के लिए भी टाइम टू टाइम हमें अपनी जो रिसर्च को है वो अपडेट करना पड़ेगा। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद। अब जो हम रिसर्च कर रहे हैं मान लीजिए आयुर्वेद में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी हमारे लिए, या फिर ग्लोबली क्या इंपॉर्टेंस होगी उस रिसर्च की। इसमें आता है ओनली द फैक्ट एस्टैब्लिश आफ्टर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज सपोर्टेड बाय एक्यूरेट डाटा विद प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैन ओनली कन्विंस द पब्लिक अबाउट द वैलिडिटी ऑफ एनी सिंगल स्टेटमेंट। हमें अपनी रिसर्च से वर्ल्ड को प्रूव करना है कि हमारा आयुर्वेद इफेक्टिव है इस चीज़ में। आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो आपकी रिसर्च में आयुर्वेद इफेक्टिव है, ठीक है। तो अगर आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले केयरफुल इन्वेस्टिगेशन अगर उसमें हुई है, मतलब आपने एक्सपेरिमेंट अच्छे से करा है, सारी इन्वेस्टिगेशंस अच्छे से करी हैं, आपने बहुत ही जो आपका रिसर्च के जो स्टेप्स हैं वो आपने अच्छे से फॉलो करे हैं, ऑब्जर्वेशन अच्छे से ली है आपने, रिजल्ट अच्छे से नोट करे हैं, ऑब्जर्वेशन अच्छे से नोट करी हैं कि पेशेंट में क्या ऑब्जर्वेशन आई है या फिर क्या रिजल्ट आए हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करी गई हैं उसके ऊपर, आपने लॉजिक एविडेंस दी हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के द्वारा आपने अपनी जो है रिसर्च को कंडक्ट करा है। उसके बाद जो डाटा निकल कर आता है वो आपका डाटा आपने एक्यूरेट लिखा है, उसमें कोई आपने बायस नहीं करा, उसमें कोई आपने चीटिंग नहीं करी। उसके बाद जब आपका जो रिज़ल्ट निकल कर आता है वो एक कन्विंसिंग रिज़ल्ट होता है पब्लिक के लिए कि हाँ ये चीज़ जो है इतनी इफ़ेक्टिव है या फिर आयुर्वेद जो है इतना इफ़ेक्टिव है। तो इसलिए जो है रिसर्च की इम्पॉर्टेंस है। अगर जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे आयुर्वेद में तब तक आप लोगों को बता नहीं पाएंगे कि ये चीज़ इतनी इफेक्टिव है, जब क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता होगा कि ये चीज़ कितनी इफेक्टिव है कि नहीं है। अब किसी ने लिख दिया कि हाँ ये चीज़ इतनी इफेक्टिव है, जब तक आप खुद उसको दे के नहीं देखेंगे, जब तक आप पेशेंट पे उसका ट्रायल नहीं करेंगे, खुद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तब तक आप सामने वाले को भी नहीं सेटिस्फाई कर सकते कि ये इतना इफेक्टिव है। फिर आयुर्वेदा इज गेनिंग ग्लोबल एक्सेप्टेंस, इंटरेस्ट इन आयुर्वेदा एंड इट्स पब्लिक डिमांड इज रैपिडली इंक्रीजिंग, सच डिमांड ओनली बी फुलफिल्ड बाय डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट रिसर्च मैथडोलॉजी। अब आप देख रहे होंगे कुछ सालों से आयुर्वेद की जो है वो डिमांड बहुत ही अच्छे से बढ़ रही है, या फिर उसको ग्लोबली जो है लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब एक्सेप्ट तो कर रहे हैं लेकिन साथ में एविडेंस हर कोई मांगता है आयुर्वेद का कि इसमें आप ये बता दीजिए इफेक्टिव है कि नहीं है। अगर आप जब तक आप इसकी इफेक्टिवनेस को प्रूव नहीं करेंगे तब तक आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। Research is important to further improve safety, standardization, quality control for Ayurved product and practices for easy administration and rapid action. अब इसमें देखिए वही बात है कि आप अगर रिसर्च तब तक नहीं करेंगे तब तक आपको सेफ्टी, स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल आप नहीं कर पाएंगे आयुर्वेद का। अगर आपने अपनी रिसर्च कर रखी है तो उसका इम्पॉर्टेंस क्या है उसकी, कि आपने एक सेफ्टी, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और क्वालिटी कंट्रोल आपने बना दिया है उस ड्रग के लिए, और उसके इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आप वर्क कर सकते हैं। जैसे वटियों को टैबलेट में ले आए या फिर कैप्सूल में फिल करना शुरू कर दिया आपने अपनी ड्रग्स को, तो वो हो जाएगा हमारा कि आपने क्या इम्प्रूवमेंट करी अपने रिसर्च के द्वारा। फिर रिसर्च इज़ यूजफुल टू असेस द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन हेल्थ सेटिंग्स। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हेल्थ केयर प्रोग्राम में भी हम आयुर्वेद को मिक्स करके उसको इसकी इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने रिसर्च करा है स्वर्ण प्राशन पे, तो आप अपना डाटा को लेकर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो है उसमें आप अपने स्वर्ण प्राशन जो चीज़ है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपकी जो हेल्थ सेटिंग है उसमें उसके रिसोर्सेज में आपका भी नाम हो जाए, मतलब उसमें रिसोर्सेज में स्वर्ण प्राशन भी इंक्लूड हो जाए। तो रिसर्च जब तक आप अपना डाटा नहीं देंगे, जब तक आप स्वर्ण प्राशन की, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जब तक आप स्वर्ण प्राशन का डाटा नहीं देंगे, उसकी इफेक्टिवनेस को नहीं बताएंगे, तब तक कोई भी हेल्थ केयर प्रोग्राम आपके स्वर्ण प्राशन को अपने में इंक्लूड करने के लिए तैयार नहीं होगा।
अगर आपको ग्लोबली या फिर इन जो नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में अपने आप को इंक्लूड करवाना है, आयुर्वेद की चीज़ों को इंक्लूड करवाना है, तो उसके लिए पहले आपको डाटा देना ही पड़ेगा और डाटा के लिए आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। यूटिलिटी ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद, अब उसका यूज़ क्या है कि आपने यूज़ मतलब रिसर्च कर रहा है, उसका यूज़ क्या है। परीक्षा कारिणो ही कुशलो भवन्ति, कि जो अगर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तभी आप कुशल हो पाते हैं। अगर आपने रिसर्च करी है और वो अच्छे से करी है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे, इसका मतलब यही है। और ये बताया हमारे चरक ने, दोज अलोन आर वाइज हु एक्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। आपने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करी है। मान लीजिए एक और छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास कोई पेशेंट आया, जब तक आपने उसकी हिस्ट्री अच्छे से नहीं ली है, आपने उसके डिसीज़ के बारे में अच्छे से नहीं जाना है, वो आपको जो अपने सिम्टम्स बता रहे हैं तब तक आप उनको अच्छे से कोरिलेट नहीं कर पाते, तब तक आप उसकी कुशल चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। मतलब उसका डायग्नोसिस आप प्रॉपर नहीं निकाल पाएंगे जब तक आप उसकी हिस्ट्री अच्छे से नहीं लेंगे, जब तक पेशेंट अपने बारे में सारे सिम्टम्स बता ना दे। तो आप परीक्षा करते हैं पेशेंट की, पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी करेंगे आप। अगर पेशेंट कोई डिसीज़ लेकर आ रहा है या फिर कोई अपने सिम्टम लेकर आ रहा है, आप उसका पूरे सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी करते हैं, उसके बाद ही आप डायग्नोस कर पाते हैं। तो वही चीज़ है परीक्षा कारिणो ही कुशलो भवन्ति। अगर आपको कुशल होना है तो आपको पहले परीक्षाएं करनी पड़ेंगी। इसमें लिखा है आचार्यज हैव एनकरेज द इंटेलिजेंट पीपल टू स्ट्रगल फॉर ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज। अगर आपको कोई न्यू नॉलेज गेन करनी है तो आप कैसे करेंगे, रीजनिंग। पहले आप रीजनिंग लेकर आएंगे, मतलब अपने अंदर क्यूरियोसिटी लेकर आएंगे या फिर रीजनिंग लेकर आएंगे। हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, रीज़न रहेगा कि ऐसा क्यों, अगर ये लिखा है तो ऐसा क्यों लिखा है। फिर उसके ऊपर अगर क्यों लिखा है तो वो भी आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों लिखा है। तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी संहिता में 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लिखी हुई हैं, पहले पेज पे लिख दी है और 10 पेज बाद दूसरी चीज़ लिख दी है, तो वो भी आपको कंपैरिजन अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप एक्सपेरिमेंट से करेंगे। या फिर जजमेंट जो होगा वो आपका रिसर्च से पता चलेगा। जब आप रिसर्च को अच्छे से फॉलो करेंगे, सारे स्टेप्स को ढंग से करेंगे, सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन होगी, सारी साइंटिफिक प्रोसीजर होगा, तो आप जजमेंट अच्छे से कर पाएंगे कि आपने जो करा है वो सही है कि नहीं। फिर है प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय रिसर्चर्स इन आयुर्वेदा। ये 2-4 जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बताई गई हैं। नो फिक्स्ड यूनिवर्सल डोज ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग एज इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू दोषावस्था, शरीर बल, अग्निबल, कोस्ट ऑफ पेशेंट। अब इसमें है कि आपकी जो आयुर्वेद जो ड्रग्स है, अगर आप किसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप युक्तिपूर्वक प्रिस्क्राइब करते हैं। कोई भी चिकित्सक सामने वाले पेशेंट का जो है उसकी प्रकृति देखता है, शरीर बल देखता है, अग्नि देखता है, कोष्ठ देखता है, उसके बाद उसको जो है आप मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करते हो। अब जैसे एलोपैथी में क्या होता है, जिसको भी फीवर है उसको पीसीएम लिख दी, उसने देखना नहीं है कि आपकी शरीर बल क्या है, अग्नि बल क्या है, कोष्ठ क्या है, बस उसमें एज देखते हैं कि चाइल्ड है कि एडल्ट है। बाकी उनका रहता वही है प्रोटोकॉल कि पैरासीटामोल देनी है अगर सामान्य ज्वर है तो। लेकिन हमारे आयुर्वेद में क्या है, कोई भी डोज फिक्स नहीं है, आप युक्तिपूर्वक हमेशा डोज का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमारे जो है आयुर्वेदिक ड्रग्स के ऊपर डिफ़िकल्ट हो जाती है क्लिनिकल स्टडी करनी। फिर जो है हमारा कोई पैरामीटर नहीं है वात पित्त कफ अग्नि और आम का। जैसे वात पित्त कफ अगर हम प्रकृति लें किसी इंसान की, तो फिर उसका पैरामीटर जो है हमारा वो क्वांटिटेटिव पैरामीटर नहीं है। जैसे वात की जो है वो कोई काउंटिंग नहीं है, पित्त की काउंटिंग नहीं है, कफ की काउंटिंग नहीं है। अगर कोई वातिज प्रकृति है तो हम उसको ये नहीं लिख सकते कि ये वातिज प्रकृति 10 है या फिर पित्तज प्रकृति 4 है या फिर कफज प्रकृति 6 है, ऐसे नहीं हो सकता। डिफ़िकल्ट टू कंसिडर आयुर्वेदिक एस्पेक्ट्स लाइक दोष अवस्था, शरीर बल एक्सेट्रा। अगर मान लीजिए आपने कोई एनिमल ट्रायल शुरू करा है अपने रिसर्च में, आयुर्वेद में एनिमल ट्रायल्स भी होते हैं, अगर आपने एनिमल ट्रायल शुरू करा है अपनी रिसर्च का, तो उससे आपका ह्यूमन ट्रायल हमेशा डिफरेंट होगा, क्योंकि एनिमल में आप जो है शरीर बल, अग्नि बल और दोष अवस्था नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए जो आपका जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो एक फिक्स हो जाता है एनिमल मॉडल पे। लेकिन आप जैसे आप ह्यूमन ट्रायल पर आएंगे, आपको हर चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, युक्तिपूर्वक आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो इन दोनों में भी डिफरेंस आ जाता है कि आप अगर आपने एनिमल ट्रायल करा है तो उसके बाद आप ह्यूमन ट्रायल में थोड़ी सी युक्ति लगाकर या फिर अपने जो है मॉड्यूल को आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर है अगर आप अपनी कोई भी ट्रायल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है पेशेंट एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन एक साथ ले रहा होता है, तो आपको रिजल्ट में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपके ड्रग ने कितना काम करा है या फिर एलोपैथिक ड्रग ने काम करा है। तो वो चीज़ है, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई क्लिनिकल ट्रायल चला रहे हैं, तो अगर कोई ऐसी एमरजेंट सिचुएशन नहीं है या फिर पहले तो ये है कि हम जो एक्सक्लूड कर देते हैं ऐसे पेशेंट को जिनमें कोई बाद में आपको लगे कि प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको पहले से ही एक्सक्लूड कर दिया जाता है।
अगर फिर भी एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं आप और एलोपैथी मेडिसिन साथ में चल रही है तो आप अपने रिज़ल्ट के लिए तैयार रहें। आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी मेडिसिन से अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं या फिर एलोपैथ से अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये रिसर्चर्स फेस करते हैं आयुर्वेद की रिसर्च जब करते हैं तो। बस आज के लिए इतना ही था, छोटा सा टॉपिक था बिल्कुल, स्कोप, नीड एंड इम्पॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ आयुर्वेद। इसको आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। मोटा जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था जो आज के लेक्चर में मैंने आपको समझाया है। थैंक यू।